उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, हम आपको समय समय पर कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। सहकारिता मंत्री ने लिया अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जायजा। देश में सभी मछली पालकों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। बकरी पालन के लिए मिलेगा सस्ता लोन। भरतपुर में 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर संपन्न। गेहूं की MACS 6478 किस्म से किसानों को मिलेगा 2 गुना उत्पादन। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अतिवृष्टि के कारण हुए फसल खराबे को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसे देखते हुए गिरदावरी कराने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सहकारिता और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना लक्ष्मीपुरा गांव पहुंचे, जहां किसानों ने अतिवृष्टि को लेकर फसल खराबे को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि जिले में जल्द ही अतिवृष्टि से प्रभावित तहसीलों को चिन्हित करके प्रभावित फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी। उन्होंने गिरदावरी हेतु जिला कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल खराबे की रिपोर्ट बनाने हेतु भी निर्देश दिए। मंत्री आंजना ने कहा कि बीते दिनों हुई अधिक वर्षा से किसानों की सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मक्का की फसलें प्रभावित हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कृषक जिन्होंने सहकारी समितियों और अन्य बैंकों से ऋण ले रखा है, वे किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कृषि अधिकारी और ग्राम सेवक से फसल हानि सूचना प्रपत्र फॉर्म भरकर कृषि अधिकारी के माध्यम से बीमा कंपनी को भिजवाएं, ताकि किसानों को फसल खराबे की मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। देश के मछली पालकों को किसानों की श्रेणी में रखते हुए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार ने पशुपालक और मछली पालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ना शुरू कर दिया है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों की तरह ही मछली पालकों को भी मछली पालन व्यवसाय के लिए सस्ता लोन मिल सकेगा। KCC पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7% पड़ता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3% और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर ईमानदार किसानों के लिए मात्र 4% रह जाती है। इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर मछुआरे, मछली पालक, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन हेतु लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 75 साल होनी चाहिए। भारत में गाय और भैंस पालन की तरह ही बकरी पालन भी बहुत पहले से किया जा रहा है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान कर रही है। गौरतलब है कि गरीब किसानों के लिए बकरी पालन करना एक अच्छा व्यवसाय है। इस व्यवसाय में खर्चा कम और मुनाफा अधिक होता है। बकरी पालन व्यवसाय के लिए बैंकों से लोन मिलता है और इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। किसान भाइयों को व्यावसायिक रूप में बकरी पालन शुरू करने के लिए अच्छी नस्लों की बकरियों का चयन करना चाहिए। अच्छी नस्लों में बर्बरी, जमुनापारी और सिरोही नस्ल की बकरियां प्रमुख है। जमुनापारी नस्ल 22 से 23 महीनों में और सिरोही 18 महीने में गाभिन होती है। वहीं बर्बरी 11 महीने में बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है। यह साल में 2 से 3 बच्चे दे सकती है। नाबार्ड विभिन्न बैंकों और लोन संस्थानों की मदद से बकरी पालन लोन प्रदान करता है।
नाबार्ड की योजना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और SC/ST श्रेणी में आने वाले लोगों को बकरी पालन पर 33% सब्सिडी मिलती है। वहीं अन्य लोगों के लिए जो OBC और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 25% तक का अनुदान मिलता है, जो कि अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक देय होगा। आत्मा परियोजना निदेशक भरतपुर द्वारा पंचायत समिति नगर गांव थून में 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 180 पुरुष व महिला किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर उदयभान सिंह अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर ने किसानों को अपनी आमदनी दुगुना करने के लिए संरक्षित खेती के तहत भरतपुर जिले में स्थापित ग्रीन हाउसों के बारे में जानकारी देते हुए किसानों से ग्रीन हाउस स्थापना हेतु अपील की। गौरतलब है कि डॉक्टर उदयभान सिंह के मार्गदर्शन में जिले में स्थापित ग्रीन हाउस स्थापित करने वाले किसान खीरा, खरबूज तथा टमाटर इत्यादि पैदा कर लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने मल्चिंग, लो टनल तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति और शेडनेट की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से 70% पानी की बचत होती है, साथ ही फसलों में बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। देश में बढ़ती हुई आबादी के साथ गेहूं की मांग भी बढ़ेगी। ऐसे में गेहूं की नई किस्में उत्पादन के लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आघारकर अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। इसे MACS 6478 नाम दिया गया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 110 दिनों में तैयार होने वाली गेहूं की MACS 6478 किस्म एक ऐसी किस्म है जो फसल का उत्पादन दोगुना बढ़ा सकती है। इस किस्म की विशेषता है कि गेहूं में लगने वाला रतुआ रोग नहीं लगता है। वहीं गेहूं की अन्य किस्मों से अधिक इस किस्म में रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके पौधे भी मजबूत होते हैं और इसके दाने मध्यम आकार के होते हैं। इसकी पौष्टिकता भी दूसरी फसलों से अधिक होती है। वहीं गेहूं की इस किस्म को सबसे अच्छी किस्म भी कहा जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। आखिर किस तरह से हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ केसर सिंह, उप निदेशक कृषि विपणन से। कृषि विपणन का क्षेत्र जो कि आज किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आज से पूर्व हम कहें कि जो भी किसानों के कल्याण के लिए प्रयास हुए या किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास हुए, उसमें हमारा जो ध्यान था या हमारी जो योजनाएं थी वो सारी की सारी कृषकों का उत्पादन किस तरीके से हम बढ़ाएं, उसमें खाद बीज का उपयोग, उन्नत बीजों का उपयोग, सिंचाई का जो साधनों का जो वृद्धि हो और कई सारी ऐसी जो तकनीकी है वो उत्पादन के क्षेत्र में लाई गई। लेकिन जो विपणन का क्षेत्र था उसमें पिछले जो 10 सालों में काफ़ी जो ध्यान दिया गया है और एक ऐसा क्षेत्र जो काफ़ी समय से जिसमें आवश्यकता थी नीतियों में परिवर्तन की, आवश्यकता थी नवाचार की और आवश्यकता थी किसानों को उनकी जो मेहनत है उसका अधिक से अधिक लाभ मिले, उनकी मेहनत का सर्वोत्तम फ़ायदा उनको मिले। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विपणन के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। सरकारों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे राज्य में कृषि का जो प्रसंस्करण का क्षेत्र था, जो अब तक उसमें जो सरकार की ओर से जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसमें सरकार ने जो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति जो लागू की है उसमें काफ़ी उद्योग लगे हैं और किसानों के खेत के पास या जिसको हम कहें फार्म गेट पे अगर प्रसंस्करण हो जाता है, वैल्यू एडिशन, उसमें मूल्य संवर्धन होता है तो उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को ही मिलता है। तो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो योजना लागू की गई है इसमें किसानों को जहां 2 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी है, उसके ब्याज में सब्सिडी है। इसमें जो अगर कन्वर्जन वगैरह के जो राजस्व के कई जो शुल्क हैं वो माफ़ किए गए हैं। बिजली के उपकर में उनको जो राजस्थान की जो
उद्योग संवर्धन योजना रिप्स योजना है, उसके तहत भी काफ़ी इसमें छूट मिलती है। तो अगर उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो न वरन उद्योगों का एक वातावरण, निवेश का वातावरण राज्य में बनता है, दूसरी ओर किसानों को भी उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित हो रहा है। तो ये जो उद्योग हैं, इस तरह के उद्योगों से जो हमारी स्थानीय जो फसलें हैं, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो ग्वार हो, चाहे हमारा धनिया जो हाड़ौती का हो, चाहे मारवाड़ का जीरा हो, सभी क्षेत्रों में इन प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकता थी। और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के पश्चात निश्चित रूप से हम एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और नई जो प्रगति की इबारत राजस्थान में लिखी जा रही है। राजस्थान में जो भारत सरकार की राष्ट्रीय बाजार योजना है, ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आज ऐसा राजस्थान पहला राज्य है जिसकी सभी मंडियों को ई-नाम से जोड़ दिया गया है। और ये जोड़ ही नहीं दिया गया है बल्कि उनमें आज असेइंग लैब्स की स्थापना सभी मंडियों में हुई है। क्लीनिंग ग्रेडिंग जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके संबंध में सभी मंडियों में मशीनें स्थापित की गई है ताकि जो प्रारंभिक प्रसंस्करण है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो अनाज जो मंडियों में आता है, जो उसमें फॉर्म में आता है, उसको हम किस तरीके से क्लीनिंग ग्रेडिंग करके बेचें तो उसका जो लाभ है वो मुख्य रूप से किसानों को मिले। और किसानों को लाभ तभी मिलेगा जब वो अपने खेत में उपज के पश्चात थोड़ा सा ध्यान आगे बाज़ार में लाने से पहले अगर अपनी उपज को साफ़ सुथरे रूप में लाएंगे, तोल के लाएंगे और अच्छी तरीके से पैकेजिंग में लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक ही नहीं बल्कि उचित मूल्य मिलेगा। तो इसी ई-नाम के थ्रू अगर मंडी में आके अगर आप बेचना चाहते हैं, आप अपने खेत से अपनी उपज के बारे में जानकारी जो है ई-नाम पोर्टल पे भर सकते हैं। उसका गेट पास हम जनरेट कर सकते हैं। हम जानकारी कर सकते हैं कि मंडी में कितनी आवक हो चुकी है। हमारे लिए अगर हम मंडी में जाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हमें जो मंडी में जाने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर हम चाहें कि हमारे पास आसपास जो गोडाउन्स हैं, जो वेयर हाउसेज जो बने हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है। अगर हम जो शीघ्र नाशवान फसलें जिनको हम सब्जी, फल एवं सब्जियां कह सकते हैं, अगर हम बागवानी का काम कर रहे हैं तो अगर हमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं हमें कहाँ मिलेगी। तो ई-नाम जो परियोजना है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए ई-नाम के रूप में उभर के आई है। तो हमें जो हमारी जो कृषि उपज है उनको ई-नाम परियोजना के माध्यम से अगर हम उसका थोड़ा सा भी लाभ अगर हम ले पाएंगे तो हम और किसानों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। उन अदर हमारे जो ग्रामीण जो किसान है उनको भी हमें इससे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो कृषक उत्पादक संगठन जो बनाने की बात है, और भारत सरकार ने जैसा कि अभी 10,000 कृषक संगठन बनाने की बात की है, और कृषक उत्पादक संगठन जो विभिन्न एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, किसानों की भी जिम्मेवारी बनती है। और हमारे जो कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, कृषि व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी भी सामूहिक एक जिम्मेवारी है कि हम कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण करें। कृषक उत्पादक संगठनों का निर्माण करने से हमारी जो प्रतिस्पर्धा की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। और यदि हम मिलके अगर चाहे वो कृषि का उत्पादन का कार्य हो, चाहे वो विपणन का कार्य हो, अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हम हमारे संगठन को, हम हमारे गांव को और हम हमारे तहसील के जो किसानों को हम दे सकते हैं। कृषक उत्पादक जो संगठन है उनको बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना जारी की गई है। उसमें आपको इन कृषक उत्पादक संगठनों में आपके कार्यालय स्थापित करने के लिए, उसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसको रखने के लिए, या आपको जो प्रारंभिक रूप से इसको रन करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें यदि हम जितने भी किसान हैं, अगर एक क्लस्टर विशेष के किसान सब सामूहिक रूप से एक जगह होके अगर हम कृषि से संबंधित कार्य करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभ ही नहीं, इससे हमारी सामाजिक सामुदायिक जो विकास के जो एक क्रम है, हमारा सामाजिक विकास का क्रम भी इससे शुरू होता है। और सामूहिक हम बार्गेन की स्थिति में होते हैं। अगर चूँकि
आज जो भी किसानों की अगर आवश्यक हम जो चीज़ें हैं, चाहे हम उनको कहें ट्रांसपोर्टेशन की बात, परिवहन की बात हो, चाहे हम उसको लॉजिस्टिक की बात कर लें, चाहे हम भंडारण की बात करें, अगर कहीं निवेश की आवश्यकता होती है, कहीं पूंजी की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से एक अकेला किसान उन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता है। लेकिन यदि सामूहिक रूप से हम कृषक उत्पादक संगठन बनाते हैं तो हमारी जो विशेषज्ञताएं हैं, हर व्यक्ति की हर किसान की अपनी अपनी विशेषज्ञता हो सकती है। एक किसान का उत्पादन में अच्छा योगदान हो सकता है, दूसरे किसान का अगर परिवहन में योगदान हो सकता है, अगर तीसरे किसान की जानकारी भंडारण के क्षेत्र में हो सकती है, और चौथा जो अगर किसान है वो अगर विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है, तो सबकी विशेषज्ञताओं को मिला के अगर कृषक उत्पादक संगठन उनकी सबकी विशेषज्ञताओं का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खुद का फ़ायदा भी कर सकते हैं और अपने समूह का फ़ायदा करते हुए अपना एक सामुदायिक विकास का जो ध्येय है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में जो एगमार्क नेट है, आज किसान रथ है, आज इस तरीके की योजनाएं हैं जिनमें हम उनका लाभ उठा सकते हैं। एगमार्क नेट जो पोर्टल है, ज़्यादातर किसान भाई उससे जुड़े हुए हैं, और आज जितने भी चाहे वो भाव दूरदर्शन पे हों, चाहे वो आकाशवाणी पे हों, समाचार पत्रों में हो, एगमार्क नेट का भावों के प्रसारण में एक बहुत बड़ा योगदान है। और एगमार्क नेट जो योजना है उसमें सारे देश की जो मंडियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनके अधिकतम, न्यूनतम और जो मॉडल प्राइस है वो एगमार्क नेट पे उपलब्ध होते हैं। तो एगमार्क नेट के माध्यम से हम एक जो जिसको हम मार्केट इंटेलिजेंस या विपणन परिज्ञान कहते हैं कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम भावों के बारे में अपना एक प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि पिछले साल क्या अराइवल थी, क्या भाव थे और आगे आने वाले उसमें क्या भाव रहने हैं, या आज की तारीख में मंडियों में मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है, हमें किस समय किस बाज़ार में जाना चाहिए, ये हम एगमार्क नेट की अगर पोर्टल पे जाके और जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से एक नया इनिशिएटिव अभी भारत सरकार ने किसान रथ पोर्टल के रूप में, ऐप के रूप में लिया है। अगर आप किसान रथ ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको आपके जो आपका खेत है, या आप यूँ कहिए कि आपका जो विपणन का स्थल है, उसके आसपास अगर आप अपनी उपज को मंडी में ले जाना चाहते हैं या व्यापारी अपनी उपज को कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, तो उनके आसपास कितने ट्रक, ट्रैक्टर या मैं यूँ कहूँ कि परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आपको मिलता है, और उस परिवहन के साधन के साथ साथ आपको एक कम्पिटिटिव प्राइस भी मिलती है कि कौन सा जो साधन हमारे सबसे नज़दीक है, कितने साधन जो परिवहन के अवेलेबल उपलब्ध हैं और उनकी क्या दर है, वो आपको कितना जो उसके बदले में जो राशि, जो सेवा शुल्क जिसको कह सकते हैं, या परिवहन की लागत जो है, कौन से व्यक्ति या कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी या कौन से ट्रांसपोर्टर से कम पड़ रही है, उसका आप आकलन करके और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान रथ, FPO, ई नाम, आपका एग्रो प्रोसेसिंग, ये सारी जो योजनाएं हैं वो इस तरह की योजनाएं हैं कि उनका आप लाभ उठा के आप न वरन अपने स्वयं का, अपने परिवार का, बल्कि हम संगठित होके कृषक उत्पादक संगठन के रूप में संगठित होके हम सभी का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, और अपनी जो मेहनत की कमाई है, जो हम उत्पादन करते हैं, उस उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस उपज का राष्ट्र हित में अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो राज्य सरकार है, अगर ई नाम पे, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, अगर कोई महिला कृषक है, अपनी उपज महिला कृषक बेचती है और उनके नाम से विक्रय पर्ची जारी होती है, तो राजस्थान सरकार की ओर से मंडी की तरफ से अगर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की विक्रय पर्ची होती है तो उस पर 500 रुपये, और 1 लाख रुपए से अधिक पे 1,000 रुपये उस महिला के खाते में सीधे जमा कराए जाते हैं। इसी तरीके से ई भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए भी जो लॉटरी, लकी ड्रॉ से किसान और व्यापारियों को हर 3 महीने में, 6 महीने में इनाम का प्रावधान किया गया है, और जो किसान ई भुगतान प्राप्त करते हैं उनको जो मंडी शुल्क प्राप्त होता है मंडी को, उसका 25% किसानों के खाते में सीधा स्थानांतरण किया जा रहा है। अतः समय है जागरूक रहने का, सरकारी योजनाओं को पढ़ने का, और पढ़ के उनको अपने हित में आत्मसात करने का, उनको उपयोग करने का, और जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो किसान हित में योजनाएं हैं उनका अधिकतम लाभ लेने का। हमारे किसान भाइयों को चाहिए
कि आज जो तकनीकी हम उत्पादन में यूज कर रहे हैं, जो विपणन के क्षेत्र में जो भी तकनीकी उपलब्ध है उस तकनीकी का उपयोग करें, चाहे वो ई ऑक्शन हो और चाहे वो ई भुगतान हो। अगर आप मंडी में ई ऑक्शन के माध्यम से अपना माल बेचते हैं और उसकी तुलाई के समय अगर जो आजकल कांटे जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं उनके उपयोग पे आप ध्यान देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आप भुगतान प्राप्त करते हैं वो अगर आप ई भुगतान प्राप्त करते हैं उसके आपको न वरन सुरक्षा संबंधी फ़ायदे हैं बल्कि वो एक निश्चित भुगतान आपको प्राप्त होता है। अतः आप जब विपणन के क्षेत्र में जो भी आपको तकनीकी के इस्तेमाल से जो सुविधाएं हो रही हैं उनको उपयोग करने की आज समय की मांग है। साथियों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।